तारा साहब, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही ट्वीट किया था जिसमें जो प्रोटेक्शन है प्रोविंशियल चेयर की एनएफसी में उसके रिमूवल की बात की गई थी। अब तो पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर कह दिया कि हम किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जो 18वीं तरमीम को रोल बैक करे या फिर प्रोविंशियल चेयर के हवाले से उसको ख़त्म करे। एमल वली खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा 18वीं तरमीम के हवाले से, और जो मुहाफिज हैं वो बैठे हुए हैं। तो कैसे आगे बढ़ेगी हुकूमत? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, एक तो कल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने जो वजीर हैं पार्लिमानी उमूर के, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बैरिस्टर गौहर के बाद बात करते हुए कहा कि कतन 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। यही पोजीशन मैंने मुख्तलिफ टॉक शोज़ में और अपने स्टांस में ली, और मैं आज आपके शो के तवस्सुत से भी ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि कोई 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा। बिलावल साहब की जो ट्वीट थी वो एक मैक्सिमम पोजीशन थी। हमारे यहाँ आदत है कि हम हर चीज़ को हार जीत बना लेते हैं, हर चीज़ को एक अना का मसला बना लेते हैं कि जी ये ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब कोई तजवीज़ आती है और सियासतदान आपस में किसी किस्म का प्रपोजल डिस्कस करते हैं, जैसे कि एजुकेशन के हवाले से कि पूरे मुल्क में एक ही सिलेबस होना चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन के हवाले से कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हर साल हम न्यूजीलैंड के बराबर आबादी ऐड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये इस पे इफेक्टिव जो है वो पॉलिसी रिक्वायर्ड है, एक यूनिफाइड सिंगल पॉलिसी रिक्वायर्ड है। ये डिबेट है। एनएफसी के हवाले से डिबेट है कि क्या पॉपुलेशन को ही इंसेंटिव होना चाहिए एनएफसी के लिए कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतना एनएफसी में शेयर होगा, या कोई और फॉर्मूला होना चाहिए। ये डिबेट जब होती है तो ये एक डिबेट है, तजावीज़ हैं, प्रपोजल्स हैं जिनके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू होती है। आज भी लगभग 9 सियासी जमातों के साथ वज़ीर आज़म की मशावरत हुई, बातचीत हुई। मैं तमाम उन मीटिंग में मौजूद था। बड़ी अच्छी तजावीज़ भी सामने आई, जैसे कि एमक्यूएम ने कहा कि आप लोकल गवर्नमेंट को उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को, उसकी फंडिंग को बेहतर कर दें। यही स्टांस एमल वली खान साहब ने लिया, और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी। जैसे कि चौधरी शुजात साहब का पुराना एक व्यू था 18वीं तरमीम के वक्त भी कि जी आप एजुकेशन को फेडरल के पास रहने दें, जिसके नतीजे में एजुकेशन पॉलिसी फेडरल के पास रही, एचईसी फेडरल के पास रहा। तो ये तजावीज़ आ रही हैं, और वी लुक फॉरवर्ड टू पीपल्स पार्टीज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें भी बिल्कुल अच्छी तजावीज़ आएंगी। अब ये एक प्रोसेस है कि जब भी ये सेनेट में प्लेस होगा, ये नेशनल असेंबली में जाएगा, तो दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स की जो है वो नुमाइंदगी होगी, तमाम पार्लिमान की जमातों की नुमाइंदगी होगी। वहाँ पे एक एक तजवीज़ के ऊपर बातचीत भी होगी, डिस्कशन भी होगी, उसको ज़ेरे बहस भी लाया जाएगा। तो क्योंकि देखिए जो आइन है इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जिंदा दस्तावेज़ है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं वक्त के मुताबिक, ज़रूरियात के मुताबिक, हालात के मुताबिक। और 27वीं आइनी तरमीम को 26वीं आइनी तरमीम ने जन्म दिया है। 27वीं आइनी तरमीम की डिबेट तो 26 के फ़ौरन बाद शुरू हो गई थी और होती रही है। तो ये जल्दबाजी नहीं है, एक ऑनगोइंग डिस्कशन की बार पॉलिटिक्स है। आपने देखा खबरों में कोई सदाकत नहीं है कि आप 15 नवंबर तक ये तरामीम कराना चाहती है हुकूमत। ये कोई सदाकत नहीं है कि दोनों हाउसेस से 15 नवंबर तक मंजूर कराना चाहती है हुकूमत। देखिए ये जब पार्लियामान में आती है और कमेटी में जाती है, इस पर बहस होती है, तो आज जो मुझे फील आई उन तमाम मीटिंग्स में जिसके अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद थीं, मुझे तो ये फील आई कि कोई मेजर रोड ब्लॉक नहीं है, कोई मेजर इम्पेडिमेंट नहीं है, मज़ीद कोई बहुत ज़्यादा महज मुबाहिसे की मुझे नज़र नहीं आई कि गुंजाइश या उसकी ज़रूरत। कि तजावीज़ आई और अच्छे माहौल में आई, जिस पे काफ़ी पे एग्रीमेंट भी हुआ। तो जो बिलावल साहब ने एक फ्रेमवर्क ले किया था वो एक मैक्सिमम पोजीशन थी कि ये फ्रेमवर्क है, इस पे डिस्कशन होगी। मकसद क्या है? देखिए, कोई भी काम करना हो उसका एंड ऑब्जेक्टिव होता है कि जी आपने गवर्नेंस बेहतर करनी है, मुल्क के दिफा को बेहतर करना है, वफाक के सूबों के साथ रिश्ते को मजबूत करना है। उस तक हम जैसे भी पहुंच सकें
वो फिर हम डिस्कस करेंगे। मतलब मगर देखिए ना, मगर होगी तो अगर 15 नवंबर तक कितनी डिस्कशन कर लेंगे ना। 18वीं तरमीम जब हुई तो मुख्तलिफ जमातों के, तकरीबन तमाम जमातों के 17 MNAs और 9 सेनेटर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। 9 महीने उस कमेटी ने काम किया, 77 उसके इजलास हुए, औसतन 5 घंटों पर मुहित एक इजलास होता था। कुल 325 घंटे उसने काम किया। उसने आइन में 97 तरामीम तजवीज़ की। अगर आप 15 नवंबर को करने जा रहे हैं तो फिर कितना ही बहस कर लेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ जिसने जन्म दिया 18वीं तरमीम को। उसमें बहुत बड़ी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। वो डिबेट चलती रही, 18वीं तरमीम से शुरू हो गई थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से शुरू हो गई थी। 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना। उस तजर्बे की कामयाबी की वजह से और वकला की डिमांड की वजह से और वकला की प्रोफेशनल बॉडीज की एक्सेप्टेंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जा रहा है। इस पे लार्जली कंसेंसस नजर आता है। इस पे कितनी बहस कर लेंगे या इस पे कितने को प्रोज एंड कॉन्स आ जाएंगे कि एक डिबेट जो है वो 2005-6 से चल रही है कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए, मजीद कितना वक्त दरकार है। और देखिए बाकी भी जो तजावीज हैं, मगर वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का स्क्रिप्ट था, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का स्पिरिट था वो तो ये था कि अदलिया ज़्यादा आज़ाद हो, अदलिया पर बर्डन भी कम हो, और फिर जो चीफ जस्टिस है उसकी ज़ात से इख्तियारात निकल के कमेटी के पास जाए। सारे के सारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का स्पिरिट था। अब आपने जो आईनी बेंच बनाया है उसके तो स्पिरिट पर सवाल उठ रहा है कि अदलिया की आज़ादी पर हमलावर हो गए। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएंगे तो ऐसी क्या चीज़ है जो आईनी बेंच हुकूमत को नहीं दे रहा, या ऐसा क्या तंग हो रही है हुकूमत या रियासत की उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए? ये सवाल कौन उठा रहा है? यानी इस्लामाबाद बार काउंसिल जो है वो जीती है वो सोच जो वकला हमारे साथ एसोसिएटेड थे। पंजाब बार काउंसिल वो जीते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल में हार गए हैं पीटीआई वाले। पाकिस्तान बार काउंसिल में हमें बर्तरी मिलने जा रही है। अदलिया के अंदर लार्जली एक्सेप्टेंस है। तो ये कौन कह रहा है कि आईनी जो बेंच है उससे बहुत कोई हक तलफी हो गई है? लेट मी टेल यू द फैक्ट्स कि जब आईनी बेंच बना है तो जो एक आम साइल है, शहरी है, उसके केसेस को ज़्यादा तवज्जो मिल सकी है नॉर्मल सिस्टम के अंदर। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगा तो जो सिविल और क्रिमिनल अपील्स हैं, केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो जल्दी डिस्पोज ऑफ होंगे। क्योंकि देखिए इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का जो हुजम है वो 5 से 10% है, मगर वक्त इस पे 50% लगता है। तो हमारे नजदीक तो ये बड़ी अच्छी बात है। और वकला बॉडीज का भी इस पर पूरा जो है वो इत्तेफाक नजर आता है, उनसे भी इस पे मजीद मुशावरत क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी से भी शामिल किया जाएगा फिर आप बात कर लें। मगर तार साहब जब भी पीपल्स पार्टी से पूछें वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से। आपसे पूछें आप भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी था कि जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, चाहे वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हों या फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हों। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी था कि नैब को खत्म कर दिया जाएगा और फिर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा ताकि एक्नॉलेज किया जाए कि कौन से विक्टिम्स हैं टॉर्चर के, इम्प्रिजनमेंट के, स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन के। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी था कि हम किसी भी ऐसे रिजीम को ज्वाइन नहीं करेंगे जो कि मिलिट्री स्पॉन्सर्ड हो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी था कि जितने भी मिलिट्री और जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी जो फाइल करेंगे वो एनुअल एसेट्स और इनकम डिक्लेरेशन पार्लियामेंटेरियंस की तरह। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी था कि लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं उनको हर 3 महीने के बाद जो है वो जनरल इलेक्शंस के बाद होल्ड किया जाएगा। बहुत कुछ था। तो फोकस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे क्यों है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो बहुत कुछ था। नहीं देखिए ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्पेशल लॉज हैं, चाहे वो नैब का लॉ हो, वो एफआईए का लॉ हो, ऑब्वियसली उसकी भी एवोल्यूशन हुई है। जो इर्तिका का प्रोसेस है वो रुका नहीं है। अगर एफआईए के लॉ ने बाकी बॉडीज को जन्म दिया है या बाकी कई उस पर स्पेशलाइज रूल्स बने हैं तो हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम होता है। इसी तरह जो आपका मजिस्ट्रेसी का निज़ाम है वो कोई नई चीज नहीं है। इस मुल्क में वो निज़ाम राइज रहा है ताकि लोअर जुडिशरी पे बर्डन ना हो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स का, प्राइस कंट्रोल का, लॉ एंड ऑर्डर का। वो अपने जो फौजदारी और दीवानी मुकदमात हैं उस पर फोकस करें। तो वो तो एक पुरानी चीज है जिसको रिवाइव किया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नेगेटिविटी या कोई मजायका है या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि जिसको मजीद बहुत ज्यादा देर लगानी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामान में मौजूद हैं, बहुत सौ का कंसेंसस है और आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी हो जाएगी, उनका भी इनपुट आ जाएगा। उसके बाद ये पार्लियामान में जाएगा, पार्लियामान के बाद ये कमेटियों में जाएगा, कमेटियों से फिर ये हाउसेज में आएगा। तो ये सारी बातें वो हैं जो हो चुकी, जिस पर डिबेट बहुत सालों से जारी है, कोई नई बात नहीं है। कोई ऐसी एक अमेंडमेंट भी नहीं आई
कि जो बिल्कुल एक नई इस तरह हो या एक नई इनोवेशन हो, इन तमाम चीज़ों पे बहुत अरसे से बहस जारी है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड भी थी। जिस तरह मैंने लोकल गवर्नमेंट की आपको एग्जांपल दी, और जिस तरह सुप्रीम जो जुडिशल काउंसिल है, सॉरी जो JCP है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको जो स्ट्रेंथन करने की बात हुई है विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ जजेस, विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन के मामलात को, तो ये देखिए जो JCP है उसमें तमाम सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे हैं, सिविल सोसाइटी है, खवातीन की नुमाइंदगी है, गवर्नमेंट की नुमाइंदगी है, ऑपोजिशन की नुमाइंदगी है, जजेस की नुमाइंदगी है, वो एक नुमाइंदा तो फिर मुझे तार साहब ये बताएगा कि जो 27वीं आईनी तरमीम है, जो 27वीं आईनी तरमीम है वो गिव एंड टेक के साथ होगी, या आपकी जो मैक्सिमम पोजीशन है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान की उसके तहत होगी? क्योंकि फैसल बावड़ा तो कह रहे हैं कि कोई नंबर्स का कोई मसला नहीं है, इस महीने के आखिर तक तरमीम मंजूर हो जाएगी। तो क्या फैसल बावड़ा का एतमाद ये बता रहा है कि आपका एतमाद कहां से आ रहा है? नहीं, देखिए, मैं फैसल बावड़ा साहब का एक अपना ओपिनियन है और उनकी राय का बड़ा एहतराम है, मगर आज जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत हमने मीटिंग्स की उसमें बहुत कोई, जैसे मैंने कहा, कोई रोड ब्लॉक नज़र नहीं आया, कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आया कि जिसके ऊपर जो है वो इख्तलाफ हो जाए और डेडलॉक क्रिएट हो जाए। जो बिलावल साहब ने मैक्सिमम पोजीशन रखी वो इसलिए रखी कि तमाम तजावीज़ एंड ऑब्जेक्टिव बेहतर गवर्नेंस, बेहतर दिफा और सूबों का मजबूत रिश्ता वफाक के साथ वो कैसे अचीव किया जा सकता है, उस डोमेन में जो भी डिस्कशन होगी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामान में मौजूद हैं और हुकूमत की इत्तेहादी हैं उनसे आज बातचीत हो गई है। बाकी लोग कमेटी में आएंगे, वो अपनी राय देंगे। तो हैविंग सेड दैट, मुझे इसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ या कोई ऐसी इख्तलाफी बात नज़र नहीं आती कि जिससे कोई डेडलॉक क्रिएट हो या जिस पे कोई फर्दर हफ्तों की डिस्कशन जो है वो रिक्वायर्ड हो। तो आज की जो डिस्कशन हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इत्तेहादी हैं उनके साथ बड़ी पॉजिटिव एंगेजमेंट हुई है। और क्या कल काबीना के सामने ये रखने जा रहे हैं तरमीम? देखिए, इसका इम्कान मौजूद है। काबीना का इजलास रूटीन में हर हफ्ते होता है, मगर अभी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो भी मामलात होते हैं उसके बाद ये ऑब्वियसली फैसला होगा कि इसको काबीना में कब लेके जाना है। तो अभी तमाम नज़रें पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ हैं, हमारा उनसे रब्ता भी है, हमारी उनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश्ड है। तो ये अब देखते हैं कि इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जब एलामिया आता है या प्रेस टॉक होती है, उसके बाद हमारी इनसे जो बातचीत है वो आगे बढ़ती है, तो उसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा। क्योंकि साहब ज़रा इत्तेहादियों से वज़ीर आज़म मिल रहे हैं, आप भी उन मुलाकातों में मौजूद थे, आप कह भी रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी की CC से फैसला आएगा उसके बाद फैसला किया जाएगा, मगर आप ये भी कह रहे हैं कि 15 नवंबर की जो बात है आप उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं कि उस वक्त तक हुकूमत चाहती है कि ये तरामीम हो जाएँ। ये जो इतनी जल्दी है उसकी वजह यह एतमाद है कि आप इत्तेहादियों को लाएंगे या यह एतमाद है कि इत्तेहादी लाए जाएंगे? देखिए, लाए जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो इत्तेहादियों से आज बातचीत हुई है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि MKM की पुरानी डिमांड है लोकल बॉडीज़ वाली, PMLQ की पुरानी डिमांड थी एजुकेशन को फेडरलाइज करने वाली। इसी तरह तमाम जमातों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, और जैसे मैंने कहा, कोई नई इनोवेशन ओवरनाइट नहीं बनाई गई, कोई नई ऐसी चीज़ नहीं लाई गई कि जो पहले से जिस पे डिबेट ना जारी हो। कई इश्यूज़ पे सालों से डिबेट जारी है, कई इश्यूज़ पे महीनों से डिबेट जारी है, कई इश्यूज़ पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद से डिबेट जारी है। हाँ, ये ज़रूर है कि PTI इसको नेगेटिव रंग दे रही है, और मैं तो आज बड़ा हैरान हूँ कि जो इनके वज़ीर आला हैं इंतहाई नॉन सीरियस कैरेक्टर हैं, और जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं इस नज़रिए से कि वो इंडिया में फेमस हो, वो अफगानिस्तान में फेमस हो, वो कोई कंट्रोवर्शियल बात करे जिससे उनको फेम मिले, इट्स वेरी शेमफुल, ही शुड बी अशेम्ड। मुझे मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। सोहेल अफरीदी को जिस तरह वो सियासत को लेके जा रहे हैं, मुल्क में एक लीगल बहस हो रही है और सोहेल अफरीदी एक बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट के ऊपर है, बहुत वेरी नॉन सीरियस। एंड आई मस्ट से कि कोई रत्ती बराबर भी कोई जज्बा हुब्बुल वतनी उनमें नहीं है। क्या ऐसी बात की उन्होंने जिसको आप रेफर कर रहे हैं? क्या ऐसी बात कर दी जो इंडिया और ये और हुब्बुल वतनी पर आप सवाल? वो हर रोज कोई ना कोई इनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है। कभी वो कहते हैं जी कोलैटरल डैमेज हो रहा है, कभी वो कोई फौज के वाले से बात कर देते हैं, कभी वो टेररिस्ट को सपोर्ट करने की बात कर देते हैं, दहशतगर्दों के वाले से आज भी उन्होंने कहा जी बातचीत होनी चाहिए। भाई क्यों दहशतगर्दों से बातचीत हो? तो ये बड़ा एक मैं समझता हूं कि बड़ा अजीब रवैया है। वैसे बहरहाल अब जो अफगान तालिबान से बहरहाल लीगल बहस करते KPK से भी
अफगान तालिबान से तो गुफ्तगू हो रही है और इस हवाले से आज एक वाकया भी हुआ है जिसको आपकी वजारत ने जवाब भी दिया क्योंकि इल्ज़ाम अफगानिस्तान की तरफ से आया था। बट उस पर जाने से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा मैक्सिमम पोजीशन है, मसला ये है कि वफाक के पास पैसे नहीं बचते NFC अवार्ड की वजह से, क्योंकि सूबों को 57.5% मुंतकिल हो जाता है रेवेन्यू, और सूबों को ने रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट उस तरीके से नहीं किया, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में इस तरह उनको करना चाहिए था। ये पोजीशन तो तहरीक इंसाफ की भी रही, आपकी जमात में भी मुख्तलिफ लोगों की रही। नाउ आप ये कह रहे हैं हमारी मैक्सिमम पोजीशन थी और क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं तैयार, ANP नहीं तैयार, हम इससे पीछे हट जाएंगे, NFC की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बाकी चीज़ों पर बात हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हम इससे पीछे हट जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, इसमें तमाम पार्टीज की तजावीज़ की रोशनी में कोई बेहतर तजवीज़ आ सकती है, इसमें रद्दोबदल हो सकती है, ये अडॉप्ट हो सकती है, ये ड्रॉप हो सकती है, तमाम पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। मगर क्योंकि जो इत्तेहादी मुख्तलिफ जमातें हैं उनका इस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। मगर ये बात ज़रूर है कि ये एक बहस चलती आई है और बहुत अरसे से चलती आई है, तो इसके नतीजे में कोई मॉडिफिकेशन आ सकती है, कोई बेहतरी आ सकती है, कोई इसमें कमी आ सकती है, कोई इसकी और फॉर्मुलेशन आ सकती है, तो इस पे तो बातचीत चलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वो 243 उसके हवाले से जो मेंशन किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उसके बाद बहस शुरू हो गई और ज़ाहिर बहस यहाँ तक चली गई कि क्या इसके गिर्द घूमती है 27वीं तरमीम और दीगर मामला। तो क्या 243 का क्या मामला है, क्या तब्दीली करने जा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जहाँ गवर्नेंस को बेहतर करना है, मुल्क के दिफा को भी बेहतर करना है, तो देखिए अब जो जंग की फॉर्म है वो मुख्तलिफ डोमेन्स में है, इंफॉर्मेशन डोमेन में है, स्पेस के डोमेन में है, साइबर स्पेस के डोमेन में है, उसकी जहतें तब्दील हुई हैं। तो सिनर्जी पैदा करने के लिए, एक मज़ीद दिफा का एक मजबूत और मरबूत निज़ाम पैदा करने के लिए, और पाकिस्तान ने एक जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़े दुश्मन को हराया जो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा दुश्मन था, तो आइंदा के लिए भी एक बेहतर सिनर्जी पैदा करने के लिए इस पे कुछ ना कुछ जो है वो गौर किया जा रहा है। मगर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस पे दुनिया में कई बहस नहीं होती और क्या सराइयों से परहेज करना चाहिए, तो ऑल आई कैन से कि इस पे सिनर्जी पैदा की जा रही है और एक मुल्क के दिफा को मजबूत करने के हवाले से जो है वो गौर किया जा रहा है। तो ये जो गौर हो रहा है, ये इदारे की ख्वाहिश पर हो रहा है या वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर हो रहा है? देखिए, ऑब्वियसली वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि एक जंग हम जीते और पूरी दुनिया ने उसका इतराफ़ किया। वेस्टर्न बॉर्डर से हमला आया, उसको हमने पसपा किया। पूरी दुनिया में कहा जा रहा है जी 6 नहीं 7 नहीं 8 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए हैं और एक अल्लाह ताला ने फतह दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी की, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुल्क का दिफा मजबूत हो। सर मुझे ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के, अफ़गान तालिबान के, और सीज़ फायर अभी तक तो होल्ड कर रहा है, मगर फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने ये पोस्ट किया कि खिलाफ वर्जी हुई है। हालांकि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं मगर दिस आफ्टरनून पाकिस्तानी फोर्सेस ने फायर खोला और जिसके बाद जो है ये कंसर्न पैदा हुआ, मगर आपकी वजारत ने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी तरफ से हुआ और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। ये क्या मामला है? देखिए, हम एक तो उनके क्लेम को स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं और वजारत की तरफ से एलामिया जारी किया गया है कि ये जो चमन वाले बॉर्डर पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उनकी तरफ से फायरिंग की गई जिसका पाकिस्तान ने मेजर्ड और बड़ा जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स दिया और जितना रिस्पॉन्स ज़रूरी था उतना रिस्पॉन्स दिया। अब वो फायरिंग बंद हुई है, सीज़ फायर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है और हम टोटली कमिटेड हैं जो टॉक्स चल रही हैं उनके साथ। तो आई होप कि इसका पॉजिटिव हल निकलेगा। तो इस पे हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है, एलामिया वजारत की तरफ से जारी हो चुका है। और जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव हल निकलेगा? जी एब्सोल्युटली। देखिए ना, एक रिव्यू है, उसमें कुछ मोडेलिटीज़ तय होनी है, मामलात ने आगे बढ़ना है, तो आई एम वेरी होपफुल। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला इसके मुस्बत नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। मगर मुस्बत नतीजा वही पाकिस्तान कबूल करेगा कि जिसकी सूरत ये होगी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसे ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमला नहीं होगा, हुआ तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान का एक ही स्टांस है, दहशतगर्दी ख़त्म हो, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तान में अमन लौटे, पाकिस्तान की इकॉनमी थ्राइव कर रही है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हो जाएगा, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हर हवाले से आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो हमारा सिर्फ फोकस ये है दहशतगर्दी, दहशतगर्दों का खात्मा
और कोई भी जो अफगान सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, तो ये हमारा फोकस है। और अब जो जॉइंट मैकेनिज्म बना था, आपको याद होगा, जो टर्किश फॉरेन ऑफिस की तरफ से एलामिया जारी किया गया कि तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम वज़ा किया जाएगा ये चेक करने के लिए कि किसने खिलाफ वर्जी की है, और खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा दी जाएगी, तो वो इन प्लेस है। तो लेट्स होप कि इस पे बेहतर इसका कुछ नतीजा निकले।